तो अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर, है ना। बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2025 का होने वाले एग्ज़ाम का इस बार हम लोग इस वीडियो में गणित का यानी कि मैथ का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, और जो क्वेश्चन बच जाएगा तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 से 100 तक प्रश्न टोटल होंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का ही हमें उत्तर देना है, अर्थात 100 में से हमें 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है। अगर हम 50 से ज़्यादा भी बनाते हैं तो जो काउंट होगा वो ओनली यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही काउंट होंगे, है ना, मार्कशीट में, ठीक है। चलिए, तो पठा में तो पूरा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। पूरा 100 का 100 हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बनाने के साथ साथ, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें समझने में आसान हो जाए, है ना। तो एक तरह से एग्ज़ाम से पहले का एक रिवीजन वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होने के बाद फिर हम लोग इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से आप जो नेट पे जो मॉडल पेपर क्वेश्चन आया है उसी का ये मैंने प्रिंट किया है, तो ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस को देखें, है ना। कॉपी किताब अपना जो भी कॉपी कलम है वो अपने पास में रखें, और जैसे जैसे क्वेश्चंस को बताया जा रहा है आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाने की भी कोशिश अवश्य करो, ठीक है। इससे दोनों काम एक साथ हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आप सभी ने अपना अपना कॉपी और कलम पास में रखे होंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे वैसे वैसे आप भी इस क्वेश्चंस को, ठीक है, हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इजी होंगे, आसान होंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस नए भी होंगे, तो हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इजी तरीके से, आसान तरीके से क्वेश्चंस समझ में आ जाए और परीक्षा में कोई भी क्वेश्चंस नया नहीं लगे, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न क्वेश्चन से। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्या है ना क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें से कौन रेशनल नंबर है। तो आपने शायद पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकें, है ना। अंश बटा हर के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय कहते हैं, और जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन पहचानें कैसे, इसकी पहचान क्या है। तो वैसा कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो और उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, है ना, यानी कि वो वर्गमूल के रूप में होगा और उसका कोई पूर्ण वर्गमूल ना हो, ठीक है। तो वैसे नंबर को हम कहते हैं, वैसे अंडर रूट वाले नंबर को कहा जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन 1 में है, ऑप्शन ए में है √7 + √7, ठीक है। तो हम जानते हैं कि √7 और √7 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है, मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, हम रूट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर से रूट ख़त्म हो जाएगा वो परिमेय, और जिसके ऊपर से रूट ख़त्म ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। तो अगर हम √7 को √7 में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को हल करते हुए चले, समझने में आसानी हो। तो अगर हम √7 + √7 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा 2√7, ठीक है। तो अभी भी हमारा √7 है वो ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम ऑप्शन बी, सी और डी को भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में है √25 + √3, ठीक है। चलिए, सॉरी, हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा था कि परिमेय संख्या कौन है जिसके ऊपर से रूट खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर से रूट खत्म हुआ नहीं है ना, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो
नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी में है √25 प्लस √3, तो √25 का 5 होता है, अब प्लस √3 तो ऐड होगा नहीं, √3 पे से स्क्वायर तो हटेगा नहीं रूट, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी भी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। चलो 1/4, ऑप्शन सी में है 1/√4, तो 1/√4 1/√4 में, ठीक है, √4 का तो स्क्वायर रूट होता है ना, ठीक है, कितना 2, यानी कि जो हमारा नंबर आ गया वो 1/2 आ गया, यानी कि जो स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो चुका है, वो हट चुका है, तो हम इसे एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम ऑप्शन डी को भी देखेंगे। ऑप्शन डी में है √9 और इंटू √3, ठीक है, तो √9 इंटू √3, तो √9 का तो 3 होता है ना, लेकिन √3 का कोई रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट, है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 3√3, क्लियर है। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी भी जो होगा वो हमारा आंसर, जवाब इसका नहीं होगा, ये भी सब अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो √4 है उसको हम रूट ख़त्म कर सकते हैं, है ना, और जिसके ऊपर से रूट ख़त्म हो जाए उसे परिमेय कहते हैं, और जिसके ऊपर से रूट ख़त्म ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। चलिए, तो अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि m एक पूर्णांक है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो अगर m एक पूर्णांक है, कोई संख्या है, तो विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा चारों में से। अच्छा, आपने विषम संख्या पढ़ा होगा, ठीक है, विषम संख्या आपने पढ़ा होगा कि जो 2 के टेबल में ना कटे, जो 2 के पहाड़ा में ना हो, ठीक है, ना आए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, इसी तरह से आगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में ना हो, जो 2 के पहाड़ा में ना हो, जो 2 से ना कटे, है ना, वैसे नंबर को हम कहते हैं विषम संख्या। तो अगर हम m+1, ठीक है, m+1 है, ठीक है, तो m+1 में, ठीक है, अगर हम सपोज करो इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो, सपोज़ कि अगर हम 1 रखते हैं, अगर तो m की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे और फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 जो है वो एक सम संख्या है, विषम संख्या तो है नहीं, ठीक है। देखो, तो ये जो हमने 1 पे m+1 जो हमारा ऑप्शन ए था, ठीक है, तो ऑप्शन ए में 1 m+1 है, तो अगर हम m की जगह पे इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लो, ठीक है, अगर हम उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आएगा, देखो 2 आ रहा है, ठीक है, और 2 जो है वो एक सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि m+1 वो विषम पूर्णांक के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग विषम संख्या में से कोई भी एक नंबर यहाँ को m के स्थान पर रखें और उसमें 1 जोड़ दें तो भी वो विषम आना चाहिए, पर यहाँ पे तो सम आ रहा है। चलो 1 अगर हटा देते हैं, चलो 3 रखते हैं, तो अगर हम 3 भी रखते हैं तो 3+1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 भी एक सम संख्या है। अगर 5 भी रखते हैं अगर, ठीक है, m+1 में m के स्थान पर अगर हम 5 भी रखते हैं तो 5+1 करेंगे तो 6 आएगा। तो हर स्थिति में हम देख रहे हैं कि m+1 में कोई भी अगर विषम संख्या रखेंगे तो वो एक सम संख्या हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आंसर इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी में आते हैं, बी में क्या रहा है m, ठीक है, चलो केवल m बोल रहा है, तो अगर हम इस सभी को केवल m भी कहेंगे, अगर माने ये सब हमारा एक विषम पूर्णांक है, तो केवल m भी अगर हम लेते हैं तो वो एक विषम पूर्णांक हो सकता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्लियर है। फिलहाल अभी हम लोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहले देख लेते हैं, ठीक है, ये आंसर हो सकता है ना। ऑप्शन सी में अगर आए तो ये कुछ 2m के रूप का है, ठीक है, 2m के रूप का है, तो अगर 2m में m के स्थान पर अगर हम लोग 1, 1, 3, 5, 7 में से कोई भी एक नंबर को ले रखें, जैसे अगर 1 रखें तो 2 1 जा 2 होगा, ठीक है, अगर हम लोग 3 रखें तो 3 2 जा 6 होगा, अगर हम लोग 7 रखें तो 7 2 जा 14 होगा। तो हर स्थिति में देख रहे हैं कि सम संख्या आ रहा है, जबकि हमें विषम संख्या लाना था, तो ये भी हमारा ऑप्शन आंसर जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी में आते हैं, देखो
2m + 1, जब हम लोग 1 जोड़ा था तो भी हमारा सम संख्या आ रहा था, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी सम संख्या आ रहा था। तो ऑप्शन डी भी जो होगा वो हमारा नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि m जो है वो एक विषम पूर्णांक के रूप का है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आई होप कि समझ में नहीं आया, ये समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर देना कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी समझ में नहीं आया है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम किसी तरीके से इसको दोबारा पुनः अलग से एक वीडियो बनाकर इसको समझाने की। ठीक है, 2 मिनट का, 1 मिनट का। चलिए, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में ही समझाते हैं। ठीक है, चलो, कह रहे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब कोई पूर्णांक, जब कोई परिमेय संख्या p/2n × 5m के गुणांक के रूप में हो, ठीक है, तो वो शांत कहलाता है। अगर इस रूप का होगा, यानी कि जब किसी का हर अंश को छोड़ करके जब हर जो है वो 2n × 5m के रूप का हो, यानी कि 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में हो, तब वो शांत होता है, अन्यथा अशांत कहलाता है। तो हम सभी का केवल डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले हर को हम लोग गुणनखंड करके चेक करेंगे कि इसका जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप का है कि नहीं। ठीक है, इसको क्योंकि अब ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस को बना करके अगर हल करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी वक्त लग जाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोशिश की जाती है कि जितना संक्षिप्त, जितना शॉर्ट से शॉर्ट, है ना, जितना हम लोग अपने ब्रेन का यूज़ करें, जितना हम दिमाग का यूज़ करें, है ना, कलम और कॉपी का यूज़ कम से कम करें, तो समय की बचत होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इसीलिए हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि हल ना करके, ठीक है ना, मेंटली यानी कि दिमाग से इस क्वेश्चंस को ब्रेन में ही कैसे सॉल्व करके इसको बनाएं। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा है कि नीचे वाला जो हर है वो 2 और 5 के मल्टीपल का होना चाहिए। अगर इसमें से कोई अगर एक डिजिट बढ़ जाता है, जैसे 3 या 5, 3 या 7, 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा भी नंबर अगर आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। केवल 2 आएगा तब भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा, 2 और 5 रहेगा तब भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अगर तीसरा अदर नंबर आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। देखो 91 का अगर हम लोग देखें तो किसके टेबल में आता है? 13 × 7, 13 7 91, तो 13 और 7 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। 23 खुद ही एक आपका जो है वो एक अभाज्य संख्या है ना, तो ये भी क्या होगा? अशांत होगा। अच्छा, 80 का अगर हम लोग फैक्टर करें, ठीक है, तो कितना आता है? 16 × 5 = 80, इस तरह से 17/16 × 5 = 80। अब इसको अगर हम लोग पावर और इसको अगर हम तोड़ें तो 16 का होता है 2 पे पावर 4 × 5। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो नीचे डिनोमिनेटर जो है हर, यानी कि 80 जो है वो 2 पे पावर 4 × 5 पे पावर 1 के रूप में आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि 17/80 जो होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन डी की बात करें 13 × 5 = 45 होता है, तो 13 × 5 = 45, 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में 13 आ जा रहा है, 13 आ जा रही है। ठीक है, सॉरी 9 × 5 = 45, मेरा एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो है 9 × 5 = 45 होता है। अब 9 का करेंगे तो 3 और 5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो और 3 जब आ जाएगा तो वो अशांत होता है, तो ऑप्शन डी भी जो होगा वो अशांत है, यानी कि केवल ऑप्शन सी जो होगा वो शांत दशमलव होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथ में थोड़ा वक्त लग सकता है ना, क्योंकि मैथ में सारे क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझाना होता है ना। अगर बनाने बैठते हैं तो बहुत कम वक्त में बन जाता अगर पता होता तो, लेकिन चूँकि समझाना भी होता है, समझाना भी है ना, ताकि एग्ज़ाम में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। बस आप अपने पेशेंस के साथ, एक धैर्य के साथ बनाए रखें
और पूरे वीडियो को जब कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म कर हो जाएगा, तब देखना कि क्या क्या मैंने सीखा है। और इसका जो है एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि 0.87 और 7 के ऊपर आप देख रहे होंगे एक, ठीक है, बार चिन्ह है। तो कहने का मतलब जब हम इसको P/Q के रूप में चेंज करें तो चारों में से क्या आएगा? 87/90, 87/99, 79/90 या 79/99। चलो अब इसको देखो कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको हल करेंगे, देखो बताते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है, कैसे हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो 0.87 है और 7 जो है वो रिपीट संख्या है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है ना, जिसके ऊपर भी चिन्ह लगा रहता है, उसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, माना कि देखो तो हम लॉन्ग वे में बता रहे हैं, ठीक है, जैसे 9th में पढ़ा था। माना कि x बराबर 0.87, इस तरह से ये कैसे कर सकते हैं कि 0.8777 डॉट, यानी कि 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब दोनों ओर चूँकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको 10 से गुना करेंगे, ठीक है, दोनों ओर। ध्यान से इसको देखना और इसको बार बार प्रैक्टिस करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर क्या होगा, हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू, देखो इसको नहीं करना है, इस पे काम करना है। जब इसको 10 से गुना करेंगे ना तो ये जो 8 है ये इधर आ जाएगा 0 के स्थान पे, तो हो जाएगा 8.777, ठीक है। चलो अब ये कैसे 8 इधर आया, अभी इसको नहीं बता सकते क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसको और कभी किसी वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कैसे ये काम होता है। बस इतना याद रखना कि अगर 100 से करते तो 2 डिजिट इधर आता 0 की जगह पे, और अगर 10 से करेंगे तो 1 डिजिट, मतलब जितने 0 से करेंगे वो उतना डिजिट 0 के इधर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 10x वैसे ही रहेगा, ये 8 को प्लस में यानी कि इसको तोड़ देना है, तो हो जाएगा 8 प्लस 0.777, इस तरह से, ठीक है। अब 8 को इधर ले आना है तो 10x माइनस में हो जाएगा 8 और इधर बच जाएगा 0.777। अब देखना है कि 0.77 जो रिपीट हो रहा है ये ऊपर में कहीं पर है कि नहीं, कहीं पर भी है नहीं है, ठीक है। अगर ये ऊपर में मिल जाता तो यहीं पे काम स्टॉप हो जाता, पर ये ऊपर में मिला नहीं, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, कि फिर से यानी कि पुनः 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे जब तक ऊपर में मैच ना हो जाए। तो पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो अगर 10 से गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा इसका ये जो चिन्ह है और का वो देना नहीं भूलिएगा, है ना, हर स्टेप से पहले ही चिन्ह देना है। तो 10 इंटू 10x माइनस 8 हो जाएगा, 10x माइनस 8, ठीक है। इसको भी 10 से गुना करेंगे तो आपको पता है कि 7 इधर आ जाएगा, तो इसको पास लिख देते हैं 10 इंटू 0.777। अब इसको 10 से गुना करेंगे अंदर में तो 10 दहिया 100 हो जाएगा, 100x माइनस 10 8 80। चलिए अब इसको 10 से गुना करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा, तो 7.777 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 को हम तोड़ देंगे प्लस के फॉर्म में, तो 7 प्लस 0 पॉइंट, तो 7 को जब प्लस में कर देते यहाँ पर 0 ना बचा, तो 0.777, ठीक है। एक भी स्टेप अगर छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए एकदम ध्यान से जब तक क्वेश्चन पूरा बन नहीं जाता है तब तक इसको देखना है, फोकस करना है। चलो 100x माइनस 80, अब इस 7 को हम यहाँ लाएंगे, माइनस में हो जाएगा प्लस से, और यहाँ बच जाएगा 0.77, ठीक है। चलो अब आधा इस तरफ बना देते हैं, है ना, चलो या इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बताते हैं,
ये जो देख रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे किया था 100x माइनस 80 माइनस 7 बराबर 0.77। अब देखना है कि 0.77 ऊपर में कहीं पर है, देखो यहाँ पर है 0.77। अब ये किसके बराबर है, तो 10x माइनस 8 है। तो हम इसके जगह पर इसको लिखेंगे 10x माइनस 8 को, और बाकी यहाँ पर क्या है कि 80 में 7 जो है माइनस माइनस प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगा इस तरह से 100x माइनस माइनस प्लस, यानी कि 80 और 7 87 माइनस में 87 बराबर। इसके बाद 0.77 किसके बराबर था, 10x माइनस 8 के बराबर था, तो 10x माइनस 8। चलो 10x को यहाँ ले आएंगे क्योंकि x के साथ वो सिमिलरिटी हो जाएगा ना, सिमिलर बराबर एक जैसा। चलो 87 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो माइनस का जो माइनस में है वो इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा -8। अब 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 90x बराबर 87 माइनस 8 करेंगे तो 79। तो आ जाएगा x बराबर 79, ये 90 है वो नीचे हो जाएगा 79/90, यानी कि 79/90, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन जो होगा 79/90, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसको पुनः यानी कि फिर से दोबारा इस क्वेश्चंस को, ठीक है, एकदम शुरू से लास्ट तक इस क्वेश्चन को फिर से दोहराओ। ठीक है, देखो पूरे स्क्रीन पे मैंने कर दिया है, चाहते इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको अच्छे से 2 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस करो, जब तक खुद से ना आ जाए, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, इंशाल्लाह आ जाएगा बनाने। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि यदि 540, ठीक है, जो बराबर है 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 5 पे पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2 के ऊपर जो है पावर में है x, 3 के पावर y है और 5 पे पावर z है। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर है, तो 540 के बराबर, यानी कि 540 के जब हम लोग तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा। बात समझ में आएगी, इस प्रकार से पावर के फॉर्म में आएगा। अब जो जितना पावर आएगा वही एक्स का वाई का जेड का मान हो जाएगा, और उसी एक्स वाई जेड के मान को यहाँ पर रख करके जोड़ घटाव करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग 540 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो कुछ इस प्रकार का आएगा, देखो करके दिखाते हैं। 540 है, ठीक है, चलो पूरा करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इनको नहीं आता, हमको आ भी जाएगा। तो लास्ट में कितना 0 है, तो लास्ट में जो नंबर रहेगा इसका सम संख्या रहेगा, तो सम संख्या से ही कटेगा, 2 से काटेंगे इसको। चलो 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, पूरा खत्म हो गया, 0 का 0 उतर गया। फिर लास्ट में 0 फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 है तो एक कम लेंगे, 6 एक यहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, ठीक है। चलिए लास्ट में कितना है 5 है, तो ये 5 के पहाड़ा में कटेगा, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, बचा 3 35, 5 7 35, 27 3 के पहाड़ा में, 9 3 27, 9 3 के पहाड़ा में, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारा जो है पूरा गुणनखंड आ गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे पावर के रूप में। देखो पहले क्या है 2 × 2, 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 पे पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार है, तो 3 बार है, तो 3 पे पावर 3। अब देखो यहाँ पे कि हमारा किस क्रम में था, पहले 2 था कि पहले 5 का पहले 3 था, क्या है पहले 2 है फिर 3 है फिर 5 है, फिर इसको ऐसे कर दो, पहले 2 फिर उसके बाद 3 एंड देन 5। ये x था, ये y था, ये z था, तो कह सकते हैं कि x का जो पावर है वो 2 हो जाएगा मान, ये y है तो y का मान हो जाएगा 3, ठीक है, ओके। और 5 के ऊपर क्या है z है, तो z का जो मान होगा वो हो जाएगा 1। क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई माइनस जेड, यही क्वेश्चन था, x प्लस वाई माइनस जेड। चलिए तो x हमारा कितना है 2 है, तो 2 प्लस y कितना है 3 और माइनस जेड कितना है 1। तो क्या करेंगे, बहुत आसान, 3 2 5, 5 में से एक गया तो 4, यानी कि ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, ए, ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। 540 का फैक्टर करना है, 2, 3 और 5 आएगा। अब 2 पे कौन सा पावर है वो x हो जाएगा, 3 पे जो पावर आएगा वो y हो जाएगा, 5 पे जो पावर आएगा वो z हो जाएगा। तो हमारा जो 2 पे जो पावर आया वो 2 आया, तो x हो गया हमारा 2। 3 पे जो पावर है y है, y का मान हो गया हमारा 3। अब 5 के ऊपर पावर है जो वो z है, 5 के ऊपर क्या है पावर z, और z का मान कितना है 1। ठीक है, अब तीनों को इस समीकरण में यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें रख देना है। रखने के बाद देखो है ना 2, 3, 1 रख दिए, रखने के बाद कितना आ गया 4। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन। चलिए फटाफट अब आते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ये भी आसान क्वेश्चन है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो जिसका रूट खत्म हो जाता है वो परिमेय, और जिसके ऊपर से रूट नहीं खत्म हो उसे अपरिमेय कहते हैं। तो देखते हैं कि किसके ऊपर से रूट खत्म नहीं होगा। तो जो भी नंबर रिपीटेड होता है ना, रिपीटेड यानी कि जो इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, सिंपल हम आसान तरीके से कह दो कि ये जो हमारा है आपका कहेंगे हाँ, तो 2.3 जो है, ठीक है, इसके ऊपर रूट तो है नहीं, है ना, तो यहाँ परिमेय संख्या भी इसको नहीं कह सकते हैं। आगे आते हैं बी पे। रूट 13 इंटू रूट 13, जब 13 को 13 से गुना करेंगे, ठीक है, तो जो दोनों नंबर सेम है ना, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो सिर्फ 13 आ जाएगा। तो सिर्फ 13 अगर आ गया तो वो तो एक परिमेय संख्या हो गया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अच्छा, 441 का किसका होता है स्क्वायर रूट, तो वो होता है 21 का, 21 का। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, डी में आते हैं। डी में क्या है कि रूट के अंदर 10/100 है। अब 10 को अगर हम लोग 100 से कट करेंगे तो कितना आएगा, नीचे में 10 आएगा, कुछ इस प्रकार से 1/10। चलो इसको अगर ऐसे करें इस तरह से, तो 10 दहिया 100 यानी कि 1/10 अंडर रूट। अब 10 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, तो 10 के ऊपर से रूट कटेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वो अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट तो कटा नहीं पूरा, है ना। चलो फटाफट हम लोग आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समप्रवर्तक क्या होगा। ठीक है, मासा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब कोई दो नंबर किसी एक ही नंबर से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो उन दोनों का मासा कहलाता है। बात समझ आ गई। तो m और n दोनों अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य कहते हैं। तो जो किसी से विभाजित ना हो वो एक से अवश्य विभाजित होता है। ठीक है, प्रत्येक नंबर जो होता है, दुनिया का हर एक नंबर, हर संख्या एक से अवश्य विभाजित होगा। तो अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो ये किसी और नंबर से कटे चाहे ना कटे, लेकिन 1 से ज़रूर विभाजित होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो मासा होगा वो 1 होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो दोनों जो है वो 1 का मल्टीपुल है, 1 का गुणांक है। क्लियर है, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। चलिए अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समप्रत्यय कितना, यानी कि लासा 182 है, तो मासा क्या होगा। इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। मासा इंटू लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल। अब जो यहाँ पर दिया हुआ ये संख्या गुणनफल मतलब a इंटू इसको b भी कह सकते हैं, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब क्या दिया हुआ है, देखो लासा यानी कि लघुत्तम समप्रत्यय, यानी कि लासा दिया हुआ 182। ठीक है, तो एक यहाँ पर रख देंगे 182। मासा नहीं दिया हुआ, हमको मासा निकालना है, महत्तम समप्रवर्तक क्या होगा। तो मासा को वैसे छोड़ देंगे इस तरह से, बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366। ठीक है, 2366। अब मैथ का रूल क्या बोलता है कि कोई भी नंबर अगर मल्टीपल के फॉर्म में है तो वो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मासा बराबर 2366/182। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, आप कॉपी में करके देख लेना। ठीक है,
ये 13 से यानी कि 13 के पहाड़ा में कट जाएगा, यानी कि मासा जो हमारा आएगा वो आएगा 13। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखो 13 बिल्कुल पहला ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए 13। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। फटाफट आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ठीक है, क्या है? अशांत। तो हमने कहा था ना कि जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर p/2n × 5m के रूप का अगर हो तो शांत, और अगर 2 और 5 के रूप का ना हो, मतलब कोई एक नया नंबर, एक्स्ट्रा नंबर बढ़ जाए तो वो अशांत होता है। तो इसको हम लोग केवल नीचे वाले को हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो 40 किसके पहाड़ा में आता है? तो 8 × 5 = 40 है ना, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। ठीक है, अब 11/8, 8 का करेंगे तो 2/3 आएगा। अब 5 वैसे के वैसे, तो ये तो शांत हो गया ना, क्योंकि 2 और 5 है। अच्छा, 160 का भी अगर हम लोग करें, 160 का, तो 160 आपका आता है, ठीक है, इस तरह से। अगर इसका आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो 2 और 5 का ही मल्टीपल आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2 और 5 का मल्टीपल आएगा, तो इसको भी हम लोग नहीं कह सकते हैं। अच्छा, सी में आते हैं हम लोग। नीचे में 200 है, नीचे में 200 है, तो 200 का भी अगर आप करते हैं तभी उसका जो फैक्टर आएगा वो नीचे में 2 और 5 का ही मल्टीपल आएगा। तो तीनों में से जब नहीं है तो ऑप्शन डी ही होगा आंसर। जाहिर सी बात है, भले हम इसको सॉल्व करें चाहे ना करें, है ना। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव में बुद्धि का प्रयोग करना है कि अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा पे टिक कर देना है, भले वो ऑप्शन आंसर रहे या चाहे ना रहे। ठीक है, 3 तो हम लोग कन्फर्म हो गए कि नहीं है, जो बचेगा वही हमारा चौथा आंसर होगा। चलो फटाफट आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p = ab³, ठीक है, q = a⁴b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक है तथा a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो p q का लघुत्तम समप्रवर्तक क्या होगा? अच्छा, p और q का लासा क्या होगा? तो p का जो गुणनखंड है वो देखो यहाँ पे इस तरह से, p का जो गुणनखंड है वो है ab³, यानी कि a एक बार है और b 3 बार है, b × b × b, और q का जो है, q का जो गुण दिया हुआ है वो a 4 बार है, a × a × a × a, और एक है b। तो दोनों का लासा क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा लासा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं लासा? जो दोनों में मैच करे पहले उसको उठाना है। देखो a और a मैच कर रहा है, चलो यहाँ से a उठा लिया, b और b मैच कर रहा है, चलो b को भी उठा लिया। अब जो बच गया उसको भी ले लेना है पूरा। ठीक है, कोई मैच कर रहा है b a मैच नहीं कर रहा है ना, अब सबको उठा लेना है। ठीक है, कैसे? तो b और b 2 बार है तो b⁴2, ठीक है, a 3 बार है तो a⁴3। अब सबका काम करना है, तो a यहाँ 1 बार हो गया और a यहाँ 3 बार, तो a 4 बार हो गया ना। उसी प्रकार से b यहाँ 2 बार है और b यहाँ 1 बार है तो b 3 बार हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, a⁴4 b⁴3। क्या लगता है कौन सा आंसर होगा? a⁴4 b⁴3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे नंबर ना दे करके अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लासा और मासा कैसे निकालते हैं तो कोई क्वेश्चन हमें डरा नहीं सकता है ना। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन था। बहुत आसान। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सहअभाज्य है? तो सहअभाज्य किसे कहते हैं? ठीक है, वैसा कोई भी संख्याओं का जोड़ा, ठीक है, जिसका कोई भी सार्वगुणनखंड ना हो, मतलब अगर दोनों को फैक्टर करें तो कोई भी नंबर मैच ना करे उसका गुणनखंड। जैसे मतलब एक ही दोनों का सेम फैक्टर संख्या ना हो, जैसे 15 जो है वो 3 के पहाड़ा में भी करता है और 45 भी 3 के पहाड़ा में करता है। ठीक है, तो ये सहभाज्य नहीं होगा। सहभाज्य कहने का मतलब कि अगर ये एक 3 से कट रहा है तो एक 3 से नहीं कटना चाहिए। बात समझ में आ गई? जैसे 9 के 3 के पहाड़ा में करता है, लेकिन 16 3 के पहाड़ा में नहीं करता है, 16 4 के पहाड़ा में करता है। सो आंसर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर बाकी का भी चेक कर लेते हैं। 21 3 के पहाड़ा में, 105 भी 3 के पहाड़ा में, 14 आपका है 7 के पहाड़ा में, ठीक है, या 2 के पहाड़ा में,
84 भी आपका जो है 2-2 के पहाड़ा में करता है। ठीक है, तो सभी का जो है कोई ना कोई सार्वत्रिक गुणनखंड तो मैच कर रहा है, लेकिन इन दोनों का जो सार्वत्रिक गुणनखंड है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सह अभाज्य की कैटेगरी में आएगा। चलिए।